1 अक्टूबर की शाम मैं और होम्स एक लंबी सैर के बाद अपने अपने कमरों की तरफ जा रहे थे। मेरी पत्नी की मौत के बाद मैं होम्स के साथ ही रह रहा था। तभी घर के बाहर हमने एक घोड़ा गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनी। नौकर ने आकर बताया कि दीवान खाने में कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो कोई 32-33 वर्ष का पतला सा साफ हाथों वाला व्यक्ति था। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थे। बैठ जाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम डॉक्टर ट्रेवलिन है, आगंतुक ने कहा। मैं 403 ब्रुक स्ट्रीट पर रहता हूँ। आपने दिमागी दौरों पर एक किताब लिखी है ना? मैंने पूछा। डॉक्टर ट्रेवलिन के चेहरे पर खुशी और गर्व की लहर आ गई। उसका पीला पड़ा चेहरा लाल हो गया। मुझे तो लगा था कि मेरी उस किताब को भुला दिया गया है। बहुत कम प्रतियां बिकी थी उसकी। लगता है आप ही एक डॉक्टर हैं। हाँ, मैं आर्मी डॉक्टर था और अब कुछ सालों से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने कहा। मेरी दिलचस्पी हमेशा से दिमागी दौरों के मरीजों में रही है, उसने कहा। मैं इस बीमारी पर और काम करना चाहता था, पर जो मिल जाए वही कर लेना चाहिए। खैर, मैं अपने बारे में ज्यादा बातें नहीं करूंगा। आपका समय बहुत कीमती है मिस्टर होम्स। पिछले कुछ समय से मेरे ब्रुक स्ट्रीट स्थित घर में बहुत अजीब किस्म की घटनाएं हो रही हैं और आज तो ये सब इस हद तक हो गया कि मुझे लगा अब आपसे मदद और सलाह ले ही लेनी चाहिए। शेरलॉक बैठ गया और उसने सिगार जला लिया। आपको दोनों ही मिलेंगी। कृपया करके विस्तार से मुझे सब कुछ बताइए कि किस चीज ने आपको इतना परेशान कर रखा है। कुछ बातें तो इतनी खास नहीं हैं, लेकिन फिर भी सारा मामला इतना पेचीदा है कि मैं आपको शुरू से सारी कहानी बताता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई किंग्स मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से की है। उसके बाद मैं वहाँ नौकरी करता रहा। उसी दौरान मैंने ये किताब भी लिखी थी, पर मेरे पास पैसा नहीं था। अगर आप इस पेशे में स्पेशलिस्ट कहलाना चाहते हैं तो आपको एक महंगी जगह पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन ऐसी जगहों के किराए बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके पास एक घोड़ा गाड़ी, अच्छा फर्नीचर, सब कुछ होना चाहिए। इतना सब बनाने में तो मुझे 10 साल लग जाते। एक दिन किंग्स हॉस्पिटल में एक अजनबी मेरे पास आया। उसका नाम ब्लेसिंगटन था। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम ही वो डॉक्टर हो जिसे बहुत सारे इनाम मिले हैं? जी हाँ, मैंने हाथ मिलाते हुए कहा। मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। पहले ये बताओ, क्या तुम में कोई बुरी आदतें हैं, जैसे बहुत ज्यादा शराब पीना? क्या? मैं चिल्लाया। कृपया बुरा मत मानना, मेरे लिए ये जानना जरूरी है। आप अपनी निजी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? शायद आपके पास पैसा नहीं है। मैं आपकी ब्रुक स्ट्रीट पर मकान किराए पर लेने में मदद कर सकता हूँ। मुझे ये सब सुनकर बड़ा ताज्जुब हो रहा था। ऐसा करके मैं सिर्फ आपकी नहीं, अपनी भी मदद कर रहा हूँ। मैं आपके साथ ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ हजार पाउंड है, जिन्हें मैं आपकी प्रैक्टिस स्थापित करने में लगाना चाहता हूँ। पर क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि मैं अपना पैसा बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं और क्या करूं। आपको बस अपनी प्रैक्टिस करनी है, उसने कहा। मैं आपको फर्नीचर भी ले दूंगा, आपका किराया भी दूंगा और हफ्ते भर में आपको जो भी खर्चा होगा सब दूंगा। आप अपनी कमाई का 1/4 अपने पास रख सकते हैं, बाकी सब मैं रखूंगा। ये बहुत ही अजीब प्रस्ताव था मिस्टर होम्स, पर मैंने उसे स्वीकार कर लिया। कुछ हफ्तों बाद मैं वहां रहने के लिए चला गया। मिस्टर ब्लेसिंगटन भी मेरे साथ उस घर में रहने के लिए आ गए। वो बोले कि उनका हृदय बहुत कमजोर है और एक डॉक्टर के साथ रहना उनके लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने 2 कमरों को सुसज्जित शयन कक्ष में बदल दिया। उनकी बहुत ही अजीब आदतें थी। उनका कोई दोस्त नहीं था और वो बहुत कम बाहर जाते थे। हर शाम वो मेरे पास आते थे और देखते थे कि मैंने कितना कमाया
और मुझे 1/4 देकर बाकी अपने पास रख लेते थे। वो पैसा वो एक बहुत ही मजबूत बक्से में अपने बेडरूम में रखते थे। एक स्पेशलिस्ट के तौर पर मैं बहुत सफल रहा था मिस्टर होम्स, और उन 2 सालों में मैंने उन्हें काफी पैसा कमा कर दिया। कुछ हफ्ते पहले मिस्टर ब्लेसिंगटन नीचे मेरे पास बात करने के लिए आए। उन्होंने अभी हाल ही में लंदन में हुई एक लूट का जिक्र किया। वो आश्चर्यजनक तौर पर बहुत ही चिंतित और परेशान लग रहे थे। वो चाहते थे कि हम दरवाजे और खिड़कियों पर और मजबूत ताले लगाएं, और वो कुछ हफ्तों तक इसी चिंता की स्थिति में रहे। वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। वो किसी चीज या व्यक्ति से पूरी तरह डरे हुए लग रहे थे, और जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने मुझसे बड़ी रुखाई से बात की, और फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गए। वो अपना डर भूल गए। लेकिन कुछ दिन पहले एक घटना हुई जिसने उन्हें फिर से डर और चिंता की स्थिति में ला दिया। 2 दिन पहले मुझे एक खत मिला जिस पर कोई तारीख, कोई पता नहीं था। मैं आपको वो खत पढ़कर सुनाता हूँ। डियर डॉक्टर ट्रेवलिन, मैं एक रशियन लॉर्ड हूँ, पर अब मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। कुछ सालों से मैं दिमागी दौरे यानी कैटालेप्सी से प्रभावित हूँ। मैं आपसे परामर्श लेना चाहता हूँ। मैं कल शाम 6:30 बजे आपसे मिलने आऊँगा। उम्मीद है यह आपके लिए सुविधाजनक होगा। अगली शाम को मैं अपनी क्लिनिक में बैठा उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे कैटालेप्सी के इस केस में दिलचस्पी थी। वो रशियन लॉर्ड एक लंबा सा बूढ़ा इंसान था, जो एक लॉर्ड जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके साथ एक जवान आदमी भी था। उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत और रौबदार था, और वो मजबूत शरीर वाला लग रहा था। उसने बूढ़े को सहारा दिया हुआ था, और उसने बूढ़े आदमी को बैठने में मदद की और बोला, माफ कीजिए डॉक्टर ट्रेवलिन, मुझे इनके साथ आना पड़ा। उसका बात करने का लहजा विदेशी था। कोई बात नहीं, क्या आप यहीं इनके साथ रुकेंगे? मैंने पूछा। नहीं, मैं बाहर वेटिंग रूम में इंतजार करूंगा। और ये कहकर वो बाहर चला गया। और फिर मैं बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ा और उससे बीमारी के बारे में पूछने लगा। वो बहुत स्पष्ट नहीं था, क्योंकि उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। अचानक उसने मेरे सवालों के जवाब देना बंद कर दिया। उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था, और वो बहुत अजीब और खाली खाली निगाहों से मेरी ओर देख रहा था। वो उस वक्त दिमागी दौरे की स्थिति में था। बेशक डॉक्टर होने के नाते इस चीज ने मुझे उत्तेजित कर दिया, और मैंने उसका गहन अध्ययन किया। और फिर मैंने उन्हें दवाई देने का फैसला किया ताकि उन्हें कुछ राहत मिले। लेकिन दुर्भाग्यवश दवाई स्टोर रूम में थी, जिसे लाने में मुझे 5 से 10 मिनट लग गए। और जब मैं वापस आया मिस्टर होम्स, तो वो आदमी वहां नहीं था। वेटिंग रूम भी खाली पड़ा था। नौकरों ने भी कुछ नहीं सुना। उसके कुछ देर बाद ही मिस्टर ब्लेसिंगटन, जो कि शाम की सैर के लिए बाहर गए थे, वापस आ गए। मैंने उन्हें इस वाकये के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा कि अब वो शायद कभी वापस आएंगे भी नहीं। पर आज शाम 6:15 बजे वो फिर आए। उन्होंने मुझसे कल के लिए माफी मांगी। मुझे माफ करना डॉक्टर, मैं कल यूं अचानक ही चला गया, बूढ़े आदमी ने कहा। कल जब मेरा दिमागी दौरा खत्म हुआ तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाया कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैं दरवाजे से बाहर निकल गया, और मेरे बेटे ने समझा शायद निरीक्षण खत्म हो गया, और वो भी मेरे पीछे पीछे चला आया। लेकिन घर पहुंचकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं समझ सकता हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। चलिए फिर से निरीक्षण करते हैं। फिर आधे घंटे तक मैंने उस आदमी से बातें की, उसे सलाह दी और दवाई दी, और फिर वो दोनों चले गए। उसके तुरंत बाद मिस्टर ब्लेसिंगटन भी सैर से वापस आ गए। वो ऊपर अपने कमरे में गए, और कुछ ही क्षणों बाद वो दौड़ते हुए नीचे मेरे कमरे में आए। वो डर के मारे पागल हो गए थे। मेरे कमरे में कौन था? वो चिल्लाए। कोई नहीं, मैंने कहा। झूठ, वो चिल्लाए। ऊपर चलो और देखो। मैं उनके साथ ऊपर गया। उन्होंने अनेक पैरों के निशानों की तरफ इशारा किया।
ये पक्के तौर पर मेरे पैरों के निशान नहीं है। ये कितने बड़े हैं और ताज़ा ताज़ा है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज दोपहर को बहुत बारिश हुई थी और 2 रशियन मेरे क्लिनिक में भी आए थे। जरूर वो जवान रशियन लड़का कमरे में आया होगा, पर क्यों? कुछ भी गायब नहीं था। मैं हैरान था क्योंकि मिस्टर ब्लेसिंगटन जोर जोर से रो रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से बात कर पा रहे थे, पर उन्होंने आपका नाम लिया तो मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। वो आपके बहुत आभारी होंगे अगर आप मेरे साथ हमारे घर चले। होम्स ने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे मेरा हैट पकड़ाया, अपना पहना और डॉक्टर ट्रेवलिन के पीछे पीछे कमरे से बाहर चला गया। 1 घंटे बाद हम उनके घर के सामने थे। एक नौकर हमें अंदर ले गया, पर अचानक किसी ने हॉल की रोशनी बंद कर दी। हमने एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनी, मेरे पास बंदूक है, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं गोली चला दूंगा। ये क्या पागलपन है मिस्टर ब्लेसिंगटन? डॉक्टर गुस्से से चिल्लाया। ओह डॉक्टर, तो ये तुम हो? पर तुम्हारे साथ ये 2 लोग कौन हैं? उन्होंने हॉल में दोबारा रोशनी की और हमें ध्यान से देखा। वो एक मोटा व्यक्ति था जो शायद पहले और भी मोटा रहा होगा क्योंकि त्वचा उसके चेहरे पर लटक रही थी। उसके सिर पर विरले लाल बाल थे। आखिरकार उसने बंदूक अपनी जेब में रखी और कहा, ठीक है, तुम आ सकते हो। उम्मीद है मैंने आपको नाराज नहीं किया। आप कैसे हैं मिस्टर होम्स? कृपया मुझे सलाह दें। उम्मीद है डॉक्टर ट्रेवलिन ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। हाँ, उन्होंने बताया, पर ये 2 अजनबी हैं कौन मिस्टर ब्लेसिंगटन? और वो आपके दुश्मन क्यों हैं? मुझे नहीं पता, पर कृपया आप मेरे कमरे में आइए। हम उनके शयन कक्ष में गए। वो एक बड़ा और आरामदायक कमरा था। बिस्तर के एक तरफ एक बड़ा काला बक्सा पड़ा था। उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। मैं कभी बहुत अमीर नहीं हुआ मिस्टर होम्स, और मुझे बैंक्स पर भरोसा नहीं है। मेरा सारा पैसा उस काले बक्से में है। तो आज घर में जो हुआ उसने मुझे बहुत डरा दिया है। मैं बहुत चिंतित हूँ। होम्स ने एक अजीब तरीके से मिस्टर ब्लेसिंगटन की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो मुझे अफसोस है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मिस्टर ब्लेसिंगटन बोले। होम्स दरवाजे की ओर मुड़ा और बोला, गुड नाइट डॉक्टर ट्रेवलिन। पर क्या आप मुझे कोई सलाह नहीं देंगे? मिस्टर ब्लेसिंगटन चिल्लाए। मेरी सलाह आपको यही है कि आप सच बोलें। कुछ पलों के बाद हम घर के रास्ते पर थे। होम्स बोला, मुझे खेद है हमने अपना वक्त जाया किया, पर यह मामला काफी दिलचस्प था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा, ये दोनों आदमी जो क्लिनिक में आए थे, ये मिस्टर ब्लेसिंगटन के लिए ही आए थे, और वो जवान रशियन लड़का उनके कमरे में गया था 2 दिन, पर मिस्टर ब्लेसिंगटन इत्तेफाकन घर से बाहर थे। पर डॉक्टर ट्रेवलिन के सामने उसे दिमागी दौरा पड़ा था। मैंने कहा, ओह, वो सब नाटक था। मैंने खुद ऐसे नाटक बहुत बार किए हैं। उन्होंने देर शाम का समय चुना क्योंकि उस वक्त वेटिंग रूम में कोई नहीं होता। साफ पता चलता है कि मिस्टर ब्लेसिंगटन को जान का खतरा है और वो जानते हैं कि ये खतरनाक दुश्मन कौन है। उम्मीद है कल तक वो सब कुछ बता दे। सुबह होम्स 7 बजे मेरे पास आया। बाहर एक गाड़ी हमारा इंतजार कर रही है। क्या बात है? मैंने पूछा। डॉक्टर ट्रेवलिन का नोट है, लिखा है जल्दी आइए, बस। 20 मिनट के बाद हम डॉक्टर के घर पर थे। वो दौड़ता हुआ हमसे मिलने आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ओह, बहुत बुरा हुआ, वो चिल्लाया। क्या हुआ? हमने पूछा। मिस्टर ब्लेसिंगटन ने अपनी जान ले ली। हाँ, उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। हम लोग अंदर गए। पुलिस आ चुकी है और
इस हादसे से मुझे बहुत सदमा लगा है। पर यह हुआ कब? होम्स ने पूछा। हर सुबह 7 बजे एक नौकरानी चाय लेकर कमरे में जाती है। आज सुबह वो जब गई तो कमरे में वो यूं लटके हुए पाए गए। जिस हुक के साथ लैंप लटका हुआ होता है उसके साथ रस्सी बंधी हुई थी और वो बक्सा जो उन्होंने कल दिखाया था वो उस पर चढ़े थे। कुछ देर सोचने के बाद होम्स ऊपर कमरे में गया। वो शरीर इंसान का लग ही नहीं रहा था। पुलिस वाला वहीं खड़ा अपनी डायरी में कुछ नोट कर रहा था। ओह मिस्टर होम्स, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, वो बोला। गुड मॉर्निंग लेनर्ड, होम्स बोला। क्या आपने पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी ले ली है? जी हाँ। तो क्या विचार है आपका पूरे मामले के बारे में? मुझे लगता है डर उन पर काफी हावी हो चुका था। वो रात को बिस्तर पर सोए थे। बिस्तर देखकर ये बताया जा सकता है। फिर वो सुबह 5 बजे उठे और खुद को फांसी लगा ली। मैंने उनके शरीर को छूकर देखा। हाँ, ये 3 घंटे से मृत है। आपको कमरे में कुछ अजीब मिला? होम्स ने पूछा। जी सर, मिस्टर ब्लेसिंगटन ने रात को काफी धूम्रपान किया था। मुझे 4 सिगार फायरप्लेस के पास मिले हैं। होम्स ने उन्हें देखा। और क्या आपको ब्लेसिंगटन का सिगार होल्डर भी मिला? नहीं, वो नहीं मिला, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो इनका सिगार केस कहाँ है? ये रहा, इनकी जेब में। होम्स ने उसे खोला और सूंघा। ओह, ये तो क्यूबन सिगार है। और जो फायरप्लेस के पास मिले हैं वो डच सिगार है। उसने ध्यान से निरीक्षण किया। 2 सिगार को सिगार होल्डर में रखकर पिया गया है और बाकी 2 को ऐसे ही। इन्हें दांतों से काटा गया है, किसी ऐसे शख्स द्वारा जिसके दांत वाकई बढ़िया थे। मिस्टर ब्लेसिंगटन ने खुद को नहीं मारा, उन्हें मारा गया है। यह असंभव है, पुलिस वाला चिल्लाया। खूनी लोगों को लटकाते नहीं हैं और वो अंदर कैसे आए? सामने के दरवाजे से, क्योंकि घर में किसी ने इसे अंदर से सिर्फ भिड़ा रखा था। मैं अभी तुम्हें बताता हूं ये कत्ल कैसे हुआ। वो दरवाजे के पास गया और बेडरूम के दरवाजे को ध्यान से देखने लगा। उसने चाबी बाहर निकाली और फिर उसने बिस्तर को देखा, फर्श को, कुर्सियों को, मृत शरीर को, रस्सी को। आखिर में उसने कहा कि वो निश्चिंत हो गया है। तो हमने रस्सी काटी और शरीर को सावधानी से बिस्तर पर लेटा दिया और फिर उसे एक चादर से ढक दिया। ये रस्सी कहां से आई? होम्स ने पूछा। इसे यहां से काटा गया था। डॉक्टर ट्रेवलिन ने बिस्तर के नीचे एक रस्सी का बंडल दिखाया। वो आग से बहुत डरते थे, इसीलिए ये रस्सी बिस्तर के नीचे रखते थे ताकि अगर कभी आग लगे तो रस्सी की मदद से खिड़की से नीचे उतर सके। ओह, तो अब सब तथ्य साफ हो चुके हैं, होम्स बोला। मुझे उम्मीद है मैं सब कुछ जल्द ही बता दूंगा। मैं ब्लेसिंगटन का ये फोटो लिए जा रहा हूं, इससे मुझे तफ्तीश में कुछ मदद मिलेगी। पर आपने हमें कुछ नहीं बताया, डॉक्टर ट्रेवलिन चिल्लाए। ओह, 2 खूनी थे, वही जो रशियन बनकर आए थे, और उनकी मदद आपके किसी नौकर ने की है। बेशक, मेरा आदमी गायब है, डॉक्टर बोला। उसी ने खूनी को अंदर आने दिया होगा। मिस्टर ब्लेसिंगटन का दरवाजा बंद था, पर उन्होंने एक मोटी तार के टुकड़े से उसे खोल लिया था। तुम इसके निशान दरवाजे पर देख सकते हो, होम्स बोला। उन्होंने मिस्टर ब्लेसिंगटन के मुंह को कपड़े से बांध दिया था ताकि वो चिल्ला ना सके। फिर उन्होंने लंबी बातचीत की और खुद ही फैसला कर लिया। इसी दौरान उन्होंने ये सिगार पिया और उसके बाद उन्होंने ब्लेसिंगटन को फांसी लटका दिया और चले गए। उनके जाने के बाद नौकर ने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस वाला नीचे की ओर दौड़ा ताकि वो नौकर को पकड़ सके।
फिर मैं और होम्स वापस बेकर स्ट्रीट घर की ओर चल दिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद होम्स बाहर चला गया। 2 घंटे बाद वो वापस आया। 3 बजे डॉक्टर ट्रेवलिन और पुलिस वाले घर पर आए। क्या कोई नई खबर है? होम्स ने पूछा। हमने नौकर को पकड़ लिया है, पुलिस वाला बोला। बहुत बढ़िया। और मैंने खूनियों का पता लगा लिया है। उनका नाम बिडल और हेवर्ड है। क्या? वो सेंट्रल बैंक के लुटेरे? पुलिस वाला चिल्लाया। हाँ, और ब्लेसिंगटन नाम का इस्तेमाल करने वाला शख्स उनका एक साथी ही था। अच्छा, तो इसका असली नाम सटन था, इनका तीसरा साथी। अब सब कुछ साफ हो गया है, पुलिस वाला बोला। पर ट्रेवलिन और मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आ रहा था। क्या तुम उस बड़ी सेंट्रल बैंक रॉबरी को केस को भूल गए? होम्स ने पूछा। 4 लुटेरे थे, बिडल, हेवर्ड, सटन और कार्टवाइट। एक चौकीदार को मार दिया गया था और लुटेरे हजारों पाउंड लेकर फरार हो गए थे। ये 15 साल पहले की बात है। जब ये केस कोर्ट में आया तो लुटेरों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, पर इसी आदमी ब्लेसिंगटन यानी सटन ने पुलिस की मदद करने का फैसला किया। नतीजन कार्टवाइट को फांसी दे दी गई और बिडल और हेवर्ड को 15 साल की सजा हुई। और 15 साल बाद जब ये बाहर आए तो उन्होंने इसका बदला लेने के बारे में सोचा। ब्लेसिंगटन की मौत के लिए किसी को भी सजा नहीं मिली। बिडल और हेवर्ड देश छोड़कर भागने की कोशिश में स्टीमर द्वारा समंदर में ही डूब गए और नौकर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सका, तो कोई चार्ज ही नहीं लगा। ब्रुक स्ट्रीट मर्डर मिस्ट्री के बारे में लोगों को कभी पूरी जानकारी मिल ही नहीं पाई।